Hello and welcome everybody. My name is Yashasvi and I am from 9th A of MDS Vidya Mandir Inter College. Today I will be presenting on the French Revolution and I hope you will find it informative and useful, and I try to give my best. So this PPT consists of the causes, why and where the French Revolution begins and ends. So let's start. Here is the overview of the French Revolution, and I try to mention the both languages Hindi and English in this PPT. The French Revolution 1789 to 1799 was a major political and social movement in France that completely changed the structure of French society and influenced the whole world. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसने एक ऐसा योगदान दिया फ्रांस में जिसने पॉलिटिकली एंड सोशली फ्रांस के इतिहास को चेंज करा, और ना केवल फ्रांस के बल्कि और बाकी पड़ोसी देशों और देशों को प्रोत्साहित करा कि अगर आप पर कोई जुल्म हो रहा है तो उस पर आपको क्या करना चाहिए, और यही रिवॉल्यूशन इस चीज़ की निशानी थी. So here are such points which tells us the causes of revolution. आखिर फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? Social inequality. France society was divided into three states. First state clergy, second state nobility, third state common people. जो फ्रांस था वो बहुत अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड था. यानी पहला पार्ट क्लर्जी यानी प्रीस्ट जो वहाँ पे चर्च में फादर वगैरह थे. सेकेंड स्टेट यानी नॉबिलिटी राजा और राजा का परिवार. एंड थर्ड स्टेट कॉमन पीपल यानी वहाँ की प्रजा सब्जेक्ट्स. Next, economic crisis. France was deeply in debt due to wars and royal extravagance. Food shortage and high bread prices made life miserable for common people. यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक स्थिति वहाँ की खराब होती जा रही थी. वो कई सारे युद्ध में भाग ले रहे थे और बहुत सारे देशों को सपोर्ट भी करते थे, जिस वजह से वहाँ का राज्य खजाना खत्म होता जा रहा था. और जिस वजह से वहाँ का ब्रेड यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि ब्रेड वहाँ का एक मौलिक भोजन था जो कि सबसे सस्ता था और उसके प्राइस भी इतने हाई हो रहे थे जिस वजह से कॉमन पीपल उस ब्रेड को नहीं खरीद पा रहे थे. Absolute monarchy. King Louis XVI had unlimited power and people had no political voice. यानी राजतंत्र में यही होता है कि राजा का बेटा राजा और राजा का बेटा राजा. किंग लुई 16 जो चाहता था, चाहे वो सही है या गलत है, वो वही करता था. प्रजा उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी. और किंग लुई 16 यही है कि जब सत्ता किसी गलत आदमी के हाथ में आ जाए तो देश का घाटा होना ही होता है. तो लुई 16 अपने देश को उसी ओर लेकर जा रहा था. Ideas of the Enlightenment. Thinkers like Rousseau, Voltaire and Montesquieu promoted ideas of liberty, equality and democracy. यानी जब ऐसा कुछ होता है तो बहुत सारे कवि निकलते हैं और बहुत सारे लोग निकलते हैं जो कि इस चीज़ पर टिप्पणी करते हैं और नॉर्मल प्रजा में, कॉमन पीपल्स में वहाँ के जागरूकता फैलाते हैं और उन्हें इस चीज़ का विरोध करने के लिए भड़काते हैं और उनकी अच्छी चीज़ों को प्रोत्साहित करते हैं. So the third thing is the situation of France before revolution. As we all know, the French Revolution changes the France very drastically, and the old rituals which are happened before the revolution are very changed. So here are such causes. France before revolution. Absolute monarchy under King Louis 16. सारी की सारी पावर सिर्फ किंग लुई 16 के पास थी. सोसाइटी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. सोसाइटी अनइक्वल तरीके से 3 भाग में डिवाइडेड थी. नो इक्वालिटी और फ्रीडम फॉर कॉमन पीपल, यानी एक तरीके से कॉमन पीपल की कोई जुबान नहीं थी. वो अपने जो भी उन्हें परेशानी थी वो ना ही अपने राजा को बता पा रहे थे, और अगर बताते थे तो उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता था. उन्हें कोई फ्रीडम नहीं थी. किसी भी चीज़ को लेकर वो आंदोलन नहीं कर पा रहे थे. किसी भी चीज़ को लेकर वह इक्वल नहीं थे क्लर्जी और नॉबिलिटी से. हैवी टैक्सेस ऑन द थर्ड स्टेट. सबको पता था कि जो कॉमन पीपल यानी थर्ड स्टेट है वो सबसे गरीब है, बल्कि सारा का सारा टैक्स तब भी थर्ड स्टेट ही दे रही थी. क्लर्जी और नॉबिलिटी जो कि सबसे ज़्यादा अमीर थे वो कोई टैक्स नहीं देते थे, और बहुत ज़्यादा टैक्स टाइम टू टाइम थर्ड स्टेट पर इम्पोज किया जा रहा था.
पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हंगर, यानी जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो गरीबी आएगी, और गरीबी क्यों आएगी? क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं, और इतनी गरीबी आई थी कि भुखमरी यानी हंगर की समस्या आई थी। नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और वोटिंग राइट्स, यानी कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था राजा के लिए कि राजा को इन चीज़ों का पालन करना है। राजा की जो मर्जी आती थी वो वही करता था, और कोई भी राइट नहीं था थर्ड स्टेट को। Here are the events which happened the revolution and changed the France drastically. First revolution take place in 5 May 1789 meeting of the States General, यानी जो तीनों स्टेट्स थी उनमें से सभी जनरल्स को बुलाया गया था, और सबसे ज़्यादा जनरल थर्ड स्टेट के आए थे। थर्ड स्टेट में से 200 पीपल आए थे, और क्लर्जी में से 100, नॉबिलिटी में से 100। बल्कि ये कहा गया था थर्ड स्टेट को कि हर 2 आदमी का 1 वोट रहेगा, और नॉबिलिटी का 1 वोट, क्लर्जी का 1 वोट। इस वजह से जो थर्ड स्टेट थी उसके सिर्फ 100 वोट हो पाए थे, और क्लर्जी और नॉबिलिटी के 200 हो गए थे, तो जिस वजह से अनफेयर तरीके से वो वोटिंग जीत गए थे। 17 जून 1789 फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल असेंबली, यानी कि जो थर्ड स्टेट थी उसमें जो मिडिल क्लास थे उन्होंने नेशनल असेंबली बनाई, जो कि थर्ड स्टेट के साथ दे रहे थे और उनके हित के लिए सोच रहे थे। 20 जून 1789 टेनिस कोर्ट ओथ, यानी टेनिस कोर्ट में ओथ ली गई थी कि हम इस सब को चेंज करेंगे, राजा पद्धति को हटाएंगे, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमारे साथ अनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। 14 जुलाई 1789 स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल, यानी बास्टाइल वहाँ का एक जेल थी जहाँ पे कैदियों को बंद किया जाता था, तो लोगों ने गुस्से में आकर जेल तोड़े थे और उनमें से सारे कैदी बाहर निकाले थे और वहाँ पे तबाही मचा दी थी। 26 अगस्त 1789 डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, यानी वहाँ के जो लोग थे उनके सिटीजन्स के जो राइट्स थे वो डिक्लेयर किए गए थे। एंड 1791 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, 1791 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस बन गया था। 21 जनवरी 1793 एग्जीक्यूशन ऑफ क्वीन किंग लुईस 16, यानी एग्जीक्यूशन यानी समाप्त कर दिया गया था एक तरीके से किंग लुईस 16 को, इस तारीख को मार दिया गया था। 1793 से 1794 यानी रीजन ऑफ टेरर, यानी एक भयावह स्थिति जिसमें दंगे, आंदोलन, क्योंकि राजा मर चुका था और वहाँ का कोई भी एक नियुक्त राजा नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पे दंगे ये सब हो रहे थे। 1799 को राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे जिस देश का कोई राजा नहीं है तो वहाँ पे दूसरे देश आक्रमण करते हैं, उस टाइम नेपोलियन ने उस पर कब्जा कर लिया था। Then the next thing is the situation after revolution. इतने सारे इवेंट्स, इतनी सारी मेहनत के बाद जो चेंजेस फ्रांस के अंदर आए वो यहाँ पर है। एंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में अब पावर नहीं थी और राजा तंत्र खत्म हो चुका था। फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, अब फ्रांस स्वतंत्र हो चुका था, वहाँ का हर नागरिक अपने लिए आवाज़ उठा सकता था और वह स्वतंत्र था। फ्यूडल सिस्टम एबोलाइज्ड, यानी कि जितने भी वहाँ पे राजा को वो दे रखे थे फ्यूडल सिस्टम, वो सारे समाप्त हो गए थे। इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश्ड, यानी लॉ एस्टैब्लिशमेंट से भी इक्वालिटी शुरू हो चुकी थी। पीपल गेन बेसिक राइट्स एंड फ्रीडम्स, पीपल ने अपने बेसिक राइट्स और फ्रीडम कमा लिए थे। राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक आइडियाज, डेमोक्रेटिक यानी जो जनता है वो जनता को अपना राइट मिला था कि वो अपना राजा, अपना लीडर खुद चुन सके। नेपोलियन इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स एंड मॉडर्न लॉज, यानी कि नेपोलियन ने फ्रांस में मॉडर्न लॉज एंड बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे जिसने फ्रांस को एक बहुत ही अच्छी कंट्री में तब्दील करा था। And at the end, thank you everyone